किसी भी चुनाव को सिर्फ चेहरों की लड़ाई समझना वहां के लोगों के साथ सच कहूं तो नाइंसाफी है। चुनाव एक सिस्टम है, डेटा का, इंसानी जरूरतों का और शासन की एक बहुत ही पेचीदा बनावट का। आज हम असम के एक विधानसभा क्षेत्र कटीगोरा के जनादेश को ठीक इसी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, असम की बराक घाटी में बसा ये क्षेत्र कटीगोरा सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है। ये उन लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है जो यहाँ रहते हैं, काम करते हैं और अपने बेहतर कल के लिए वोट देते हैं। चलिए हम जमीन से जुड़कर यहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को परत दर परत खोलते हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत करेंगे कटीगोरा के दिल को समझने से, फिर उन आंकड़ों पर जाएंगे जिन्होंने नतीजा तय किया। इसके बाद हम जनादेश के इतिहास को, पार्टी की अपनी ताकत और कमजोरियों को, और हाँ, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत हमेशा जमीन और उसके लोगों से ही होनी चाहिए। जैसा कि बंगाली में एक कहावत है, माटीर को था, मतलब मिट्टी की बात। राजनीति की जो असलियत है ना, वो यहीं से शुरू होती है। 2021 के आंकड़ों को देखें तो कटीगोरा में करीब 1,89,000 मतदाता हैं। यहाँ की जो सामाजिक बुनावट है वो बहुत खास है। बंगाली बोलने वाली मुस्लिम आबादी बहुमत में है, साथ ही एक अच्छी खासी हिंदू अल्पसंख्यक आबादी भी है और लगभग 20.5% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। यही डेमोग्राफिक्स असल में यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। तो आखिर यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? हमारे विश्लेषण में 5 मुख्य मुद्दे एकदम साफ उभर कर आए। सबसे ऊपर 5 में से 5 की तीव्रता के साथ है बेरोजगारी। सोचिए, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके ठीक बाद सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी और साथ ही NRC/CAA को लेकर नागरिकता का डर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां आंकड़े कहानी सुनाते हैं। 2021 का जनादेश, इसको समझने के लिए हमें नंबर्स की गहराई में उतरना ही होगा। यही नंबर हमें बताते हैं कि लोगों ने क्या चुना और शायद ये भी कि क्यों चुना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86.01%। ये 2021 में कटीगोरा का वोटर टर्नआउट था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये बहुत ऊंचा है। ये दिखाता है कि वोटर कितने जागरूक थे, कितने प्रेरित थे। यहां हर एक वोट के पीछे एक मजबूत भावना थी, ये तय है। और ये है दूसरी सबसे जरूरी संख्या, 6,939। बस इतना। ये 2021 के चुनाव में जीत का अंतर था। INC ने BJP को सिर्फ इतने ही वोटों से हराया। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और कैसे कुछ हजार वोटों ने पूरे क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय कर दिया। ये बार चार्ट उस करीबी लड़ाई को और भी साफ कर देता है। INC को मिले 51.22% वोट, जबकि BJP को 46.95%। देखिए, 50% का जो आंकड़ा होता है ना, उसे पार करना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती है। INC इसे पार करने में कामयाब रही, लेकिन बहुत ही कम अंतर से। अब असली कहानी यहां छुपी है। 2016 और 2021 के नतीजों की तुलना देखिए। 2016 में क्या था? ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब AIUDF, एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसे लगभग 38% वोट मिले थे, और INC वो सिर्फ 12% पर सिमट गई थी। लेकिन 2021 में AIUDF का वोट लगभग गायब हो गया और वो सीधा INC के खाते में चला गया। नतीजा, INC का वोट शेयर 12% से उछलकर सीधे 51% हो गया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव था। देखिए, लोकतंत्र में जानकारी के साथ अपनी बात रखना एक जिम्मेदारी है। किसी भी जनादेश के पीछे के आंकड़ों को समझना हर वोटर के फैसले का सम्मान करने के लिए बेहद जरूरी है। जब हम डेटा को समझते हैं तो हम सिर्फ संख्याएं नहीं देखते, हम असल में लाखों लोगों की आवाज को समझते हैं। अब हम इस जनादेश के इतिहास की चीर-फाड़ करेंगे। सत्ता में बदलाव कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती। ये राजनीतिक घटनाओं और सामाजिक लहरों की एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं कि कटीगोरा में समय के साथ ये कैसे हुआ। पिछले 3 दशकों की कहानी इस टाइमलाइन में सिमटी हुई है। 1991 में BJP ने पहली बार ये सीट जीती। फिर 2006 में AIUDF की एंट्री हुई और सारे समीकरण बदल गए। 2016 में BJP की एक बड़ी लहर ने चुनावी नक्शे को ही फिर से बना दिया, और फिर 2021 में अल्पसंख्यक वोटों के एक साथ आने से INC ने ये सीट BJP से छीन ली। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है: हर बड़ा मोड़
अल्पसंख्यक समर्थन में बदलाव और बीजेपी के सवर्ण वोटों को एकजुट करने की कोशिश के बीच के टकराव से जुड़ा है। कटिगोरा की राजनीति का ये केंद्रीय सूत्र है। तो सवाल ये है कि 2021 में वोटों का ये एकीकरण हुआ कैसे? इसका एक बहुत बड़ा कारण था उम्मीदवार आईएनसी के खलीलुद्दीन मजूमदार। वो पहले एआईयूडीएफ के एक बड़े नेता थे। उनका एआईयूडीएफ छोड़कर आईएनसी में आना एक निर्णायक कदम साबित हुआ, जिसने अल्पसंख्यक वोटों को आईएनसी के पक्ष में एकजुट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। चलिए अब पार्टी की मौजूदा स्थिति का एक व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं। मतलब हम उसकी अंदरूनी ताकत और बाहर के राजनीतिक माहौल दोनों पर एक साथ नजर डालेंगे। इस टेबल में हमने पार्टी की ताकत और कमजोरियों को VRIN फ्रेमवर्क से परखा है। ये समझने का एक तरीका है कि कोई संसाधन कितना मजबूत है। देखिए, आईएनसी का मुस्लिम और एससी कोर वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वैल्यूबल है, रेयर है और इसकी नकल करना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी संगठन और डिजिटल पहुंच जैसी कमजोरियां हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है। बीजेपी के जो विशाल संसाधन है वो एक बड़ा खतरा है, जबकि नागरिकता का मुद्दा अपने कोर वोटरों को लामबंद करने का एक अवसर भी देता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। पार्टी के अंदर झांकें तो संगठन और तकनीक की कमजोरी की भरपाई एक मजबूत विधायक से हो रही है, और बाहर देखें तो सीएए, एनआरसी पर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और स्थानीय आर्थिक संकट, ये दो सबसे बड़ी बाहरी ताकतें हैं जो राजनीति को चला रही हैं। असली चुनौती यही है कि इन अंदरूनी कमजोरियों को दूर करते हुए बाहरी ताकतों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। विश्लेषण से एक्शन तक अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां हम सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाधान की एक ठोस रणनीति की बात करेंगे। और ये रणनीति, जैसा कि कहते हैं, मानुष्य जुन्नो यानी लोगों के लिए होनी चाहिए, जो सीधे उनकी जरूरतों को संबोधित करें। हमारे बच्चों के लिए एक नौकरी, एक महफूज भविष्य। हमारा वोट बस इसी के लिए है। ये किसी एक वोटर की नहीं बल्कि कटिगोरा के हजारों लोगों के दिल की आवाज है। कोई भी रणनीति तभी कामयाब हो सकती है जब वो इस जैसी बुनियादी उम्मीदों पर टिकी हो। तो एक 90 दिन का एक्शन प्लान कैसा दिखेगा? पहले 30 दिन बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। अगले 30 दिन उम्मीदवार को गांव-गांव तक पहुंचाना और सोशल मीडिया को एक्टिव करना। आखिरी महीने में हर हफ्ते बैठकें और छोटे-छोटे वीडियोस के जरिए अपनी मौजूदगी को मजबूत करना। और अंतिम 10 दिनों में हर दरवाजे पर दस्तक देना और वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। एक अभियान ऐसे ही जमीन से खड़ा किया जाता है। आज के दौर में डिजिटल अभियान बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, कोई भी डिजिटल आउटरीच, खासकर जिसमें लोगों के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल होता है, उसे भारत के कानूनी ढांचों के तहत प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करते हुए ही काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजता का उल्लंघन करने के लिए नहीं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं, भविष्य का रास्ता। यहाँ हम उन खास तरीकों और टूल्स पर ध्यान देंगे जो रणनीति को हकीकत में बदलते हैं और जनादेश को मजबूत करते हैं। तो एक मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी कैसी दिखनी चाहिए? सबसे पहले व्हाट्सएप पॉड्स, छोटे-छोटे ग्रुप्स जहां रोज स्थानीय भाषा में कंटेंट जाए और अफवाहों को तुरंत खारिज किया जाए। दूसरा, फैक्ट चेक अभियान, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर गलत सूचनाओं को रोकने के लिए स्थानीय मीडिया के साथ मिलकर काम करना। और तीसरा, यूथ एंगेजमेंट, 18 से 35 साल के वोटरों तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम रील्स और लोकल हैशटैग का इस्तेमाल। तो हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आंकड़ों पर आधारित एक ऐसी रणनीति जिसकी जड़ें लोगों की जरूरतों में हों, एक राजनीतिक मुकाबले को शासन के एक सच्चे कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकती है? ये सवाल सिर्फ कटिगोरा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए सोचने वाला है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर संपर्क करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।